हेलो बच्चों। मेरा नाम है रणविजय और आपका वेलकम है ज्ञान एडुकेटर्स पे। ज्ञान एडुकेटर्स एक ऐसा चैनल है आपके लिए जहाँ पे आपको सब कुछ का सॉल्यूशन एक ही चैनल पे मिलने वाला है। लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टार्ट किया था साइंस का लेक्चर। एक लेक्चर मैंने अपलोड किया है और आगे और भी लेक्चर्स अपलोड होने वाले हैं। आपको करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि और अन्य लोगों के पास आपका ये वीडियो पहुँच सके और उनकी भी हेल्प हो सके। कुछ इंट्रोडक्शन अपने बारे में दे दूँ जो मैंने लास्ट क्लास में दे ही दिया था, लेकिन इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि आप किससे पढ़ रहे हो। मेरा नाम है रणविजय और मैं यहाँ पे आपको साइंस और पॉलिटिकल साइंस दोनों पढ़ाने वाला हूँ। साइंस का एक लेक्चर अपलोड हो गया है, दूसरा लेक्चर पॉलिटिकल साइंस का अभी आने वाला है। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्लास 10th का अभी हम लोग लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। धीरे धीरे क्लास 9th, क्लास 8, क्लास 7 और इवनली क्लास 6 का भी लेक्चर्स अपलोड होगा। ठीक है, तो आपको कोशिश यही करना है कि आप इस चैनल से बने रहे हमेशा। ठीक है, ये हमारा लोगो है ज्ञान एडुकेटर्स। बहुत सुंदर लोगो है आपके लिए। ठीक है, इवनली आपको यहाँ पे जेई और नीट के लिए भी यहाँ पे आपको वीडियो बनाए जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे वो भी वीडियोज आपके पास पहुँचने लगेंगे। इवनली बहुत सारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी यहाँ पे तैयारी आपको लोग करवाया जाएगा। ज्ञान एडुकेटर्स का एक दूसरा चैनल है ज्ञान एडुकेटर्स कॉम्पिटिटिव करके। वहाँ पे आपको बैंकिंग, एसएससी और रेलवे जैसे अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव पेपर होते हैं उनके लिए आपको रिकॉर्ड करवाया जाएगा। ध्यान से देखना। ठीक है, आज हमें करना है क्या है, आज हमें क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है। चैप्टर पावर शेयरिंग है, फर्स्ट चैप्टर। दो पार्ट में वीडियोज आएगा आपके पास। आपको जनरली कुछ नहीं करना है। ठीक है, और करना क्या है आपको कि आप बस एनसीईआरटी बुक लेके अपने सामने बैठ जाइए। अगर बुक भी लेके नहीं बैठ रहे हो, कहीं पे सोए हुए हो, कहीं पे बैठे हुए हो, फिर भी लेक्चर देखते रहोगे, आपको कहानी समझ में आ जाएगी। और अगर आपको इंग्लिश राइटिंग बेहतर है तो आप क्वेश्चन आसानी से करके आ सकते हो बोर्ड में। ठीक है, ये हमारा डिटेल आउट हो गया ज्ञान एडुकेटर्स का। चलिए आते हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस के सेशन पे। देखो बच्चों, हमारा जो सेशन है पॉलिटिकल साइंस का, हम लोग चला रहे हैं अभी बूस्टर सीरीज। और जनरली ये अभी क्लास 10th के लिए, क्लास 10th जनरली बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने स्टार्ट किया था साइंस का भी, तो वहाँ भी चैप्टर 1 से स्टार्ट किया और क्लास 10th ही किया है। ठीक है, क्लास 10th इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसीलिए क्लास 10th का सभी सेशन हम लोग लेने के लिए तैयार है। ठीक, इस चैनल में आपको करना है क्या है कि आप जनरली इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करें, वॉचिंग आवर जितना से ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये एक फ्री यूट्यूब चैनल आपको प्रोवाइड कर रहा है। सारे जितने भी वीडियोज होंगे सब फ्री हैं आपके लिए। तो आपको बस इसका आनंद लेना है और जनरली बस देखते रहिए, क्या कर सकते हो। मज़ा आने वाला है आपको इस सेशन में। ठीक है, और मैं पढ़ा रहा हूँ तो जनरली आप ये सोच लो कि आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। चैप्टर बहुत इजीली पढ़ाया जाएगा, इतना आसानी से पढ़ाया जाएगा कि आप देखते ही रह जाओगे, बस देखो बस। ठीक है, हाँ, चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। पॉलिटिकल साइंस का ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, पावर शेयरिंग। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी है एनसीईआरटी लेके बैठ जाओ, नहीं है तो फिर ठीक है वैसे ही देखते रहो, क्योंकि मजा आने वाला है। तो वीडियो तो वैसे भी देख ही सकते हैं। जनरली इस चैप्टर में ना हमारे पास दो कंट्री का स्टोरी है। एक कंट्री हमारा बेल्जियम है। मैप मैंने दिखा दिया है बेल्जियम, अब है कहाँ पे वो मैं बता देता हूँ। ये एक यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, और दूसरा कंट्री है हमारा श्रीलंका। ये भी एक एशियन नेशन है। ठीक है, आप लोगों को आइडिया होगा कि श्रीलंका हमारे नीचे ही है इंडिया के। ठीक, ये इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हुआ। चलिए आते हैं सेकेंड पेज पे। आते हैं सेकेंड पेज पे। चलिए पहले मार्कर बदल ले ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। चैप्टर की स्टार्टिंग में ही ना मैंने टॉपिक में डाल दिया है बेल्जियम एंड श्रीलंका, मतलब पूरा कहानी चैप्टर में बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी पे ही दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको करना भी यही है कि बेल्जियम और श्रीलंका का स्टोरी जानना है।
और चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग मतलब पावर को कैसे हम शेयर करते हैं, ठीक है, और पावर के शेयर होने से हमें क्या क्या बेनिफिट वगैरह मिलती है। तो देखेंगे कि बेनिफिट मिलती है या फिर पावर जब शेयर करते हैं तो देश कमजोर हो जाता है या फिर कुछ भी, ठीक है, वो चैप्टर में जानेंगे। सबसे पहले ना बेल्जियम के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है कि बेल्जियम एक्चुअली में है क्या। तो बेल्जियम के बारे में बताया है कि ये एक स्मॉल कंट्री है, ठीक है। और कहाँ पे है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास 7 कंटिनेंट है। एक कंटिनेंट हमारा है यूरोप, तो ये कंट्री कहाँ पे है, यूरोप में है, ठीक। और इसके एरिया के बारे में कुछ बताया है कि ये स्टेट हरियाणा से भी छोटा है। एक हमारा स्टेट है इंडिया में, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हरियाणा एक हमारा स्टेट है, ठीक है। तो इसका जब आप ज्योग्राफिकल एरिया देखोगे ना तो वो हरियाणा से भी छोटा है, इवनली हरियाणा तक बेल्जियम से बड़ा है, बताओ, ठीक है। दूसरा बात कि इसके कुछ बॉर्डर्स वगैरह है। बॉर्डर्स मतलब जैसे इंडिया के बॉर्डर्स हमारे पाकिस्तान से है, ठीक है, नेपाल से है, भूटान से है, सिक्किम से है, मतलब सॉरी सिक्किम बोल दिया, सिक्किम तो स्टेट है, चाइना से है, ठीक है। वैसे ही इसका जो बॉर्डर है ना वो कुछ कंट्री से लगता है। अब कुछ कंट्री का नाम आप लोग जानते होंगे, ठीक है, जैसे फ्रांस है, ठीक है, नीदरलैंड है, जर्मनी है और लग्जमबर्ग है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारा जो कंट्री है बेल्जियम, इसका बॉर्डर किन किन कंट्री से लगा हुआ है या फिर है इनका बाउंड्री किस कंट्री के बीच में, तो आप क्या बताओगे कि हमारे पास फ्रांस है, नीदरलैंड है, जर्मनी है और लग्जमबर्ग है, ठीक। इसके अलावा इसके पॉपुलेशन के बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं कि इसका पॉपुलेशन लगभग 1/2 करोड़ है, ठीक है, मतलब 1 करोड़ क्या था, अप्रोक्सीमेटली 50 लाख है, ठीक है, सॉरी 50 लाख नहीं है, 1 करोड़ है। और इसके बारे में लिखा हुआ है कि हरियाणा तक का पॉपुलेशन इससे ज्यादा है। हरियाणा तक का पॉपुलेशन लिखा हुआ है कि 2 करोड़ है, ठीक है। हरियाणा का पॉपुलेशन 2 करोड़ और इसका पॉपुलेशन 1 करोड़, तो मतलब जोग्राफिकल एरिया में भी छोटा है और पॉपुलेशन वाइज भी छोटा है। तो बताओ दे बच्चों कि हमारे देश में एक राज्य है हमारा हरियाणा, उससे भी छोटा इसका जोग्राफिकल एरिया है, उससे भी छोटा इसका पॉपुलेशन है। और ये अपने आप को यूरोपियन में बहुत बड़ा कंट्री मानते हैं, समझ लो, ठीक है। ये कुछ डिटेल व्यू थे बेल्जियम के बारे में कि ये कहाँ पे है, इसका पॉपुलेशन क्या है या फिर इसकी बाउंड्री किस किस कंट्री से लगती है, ठीक है, मतलब इसके नेबरिंग कंट्री कौन कौन से हैं। आगे आते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम था दोस्तों। अब इस कंट्री में ना कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है वो देख लेते हैं। प्रॉब्लम है यहाँ का एथनिक कंपोजिशन। प्रॉब्लम है यहाँ का एथनिक कंपोजिशन। अब एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है एथनिक कंपोजिशन क्या होता है। और मैंने भी एक कोशिश किया है कि आपको फुल और व्यू दिया जाए एनसीईआरटी का, इसलिए मैंने भी यहाँ पे नीचे में एथनिक का मतलब आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है। देखते हैं एथनिक कंपोजिशन क्या होता है, ठीक है। उससे पहले देख लेते हैं आगे क्या लिखा है कि एथनिक कंपोजिशन जो है ना इस कंट्री का बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। दूसरा बात लिखा है कि इस कंट्री का जो टोटल पॉपुलेशन है ना उसका 50% एक रीजन में रहता है जिसका नाम है फ्लेमिश। अब देखो कंट्री का ना कुछ डेटा वगैरह लिखा हुआ है, डेटा जनरली आपको समझना पड़ेगा। एक डेटा लिखा हुआ है कि 59% जो है वो एक रीजन में रहता है, जिस रीजन का नाम क्या है, फ्लेमिश, ठीक। और वो एक लैंग्वेज बोलता है जिस लैंग्वेज का नाम है डच लैंग्वेज। उस लैंग्वेज का नाम है डच लैंग्वेज। क्या नाम है, डच लैंग्वेज, ठीक है। तो बेल्जियम एक कंट्री है जहाँ पे 59% पॉपुलेशन जो है वो फ्लेमिश रीजन में रहती है और डच लैंग्वेज बोलती है। इसके इवेंटली यहाँ पे दूसरा जो पॉपुलेशन है ना वो लगभग 40% है। और रहता कहाँ पे है, वलोनिया रीजन में रहता, कहाँ पे है, वलोनिया रीजन में। और इसके अलावा ये बोलते कौन सा लैंग्वेज है, फ्रेंच। तो देखो दोस्तों यहाँ पे दो ग्रुप बन गए हैं, एक बोलते हैं डच और एक बोलते हैं फ्रेंच। जैसे ही देख लो दो ग्रुप बनेंगे, दोनों के बीच में क्लैश होना जरूरी है। और क्लैश होने का यहाँ पे एक अलग भी मोटिव था। इनका कैपिटल सिटी ब्रुसेल। ब्रुसेल इनका कैपिटल सिटी है बेल्जियम का, और वहां पे देखोगे कि कैपिटल सिटी ब्रुसेल में कंट्री का बिल्कुल अपोजिट है। कंट्री में देखोगे तो डच हमारा मेजोरिटी में है, ठीक है, डच लैंग्वेज बोलने वाला लोग हमारे मेजोरिटी में है 59%। जबकि यहाँ पे डच बोलने वाले 20% है इसके कैपिटल सिटी में, जो माइनॉरिटी में हो गए। मतलब जो कंट्री में मेजोरिटी है वही उसके कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी में है। इसके अपोजिट में तुम देखोगे कि कंट्री में 40% जो है ना वो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे। मतलब कंट्री में जो 40% है वो माइनॉरिटी में है, ठीक है। बट तुम देखोगे इसके कैपिटल सिटी में तो वहां पे ये 80% लोग हैं।
और वो लोग वहाँ पे मेजोरिटी में हो गए। मतलब कंट्री में जो लोग मेजोरिटी में है, कैपिटल में माइनॉरिटी में है, और कैपिटल में जो माइनॉरिटी में है, वो कंट्री में मेजोरिटी है। मतलब बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ना कुछ डेफिनेशन वगैरह लिखा हुआ है। एथनिक का मतलब, एथनिक मतलब होता है सोशल डाइवर्सिटी। ठीक है, मतलब देख लो यहाँ पे, सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन द शेयर्ड कल्चर, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव्ड इन अ सेम कॉमन डिसेंट। मतलब जो सिंपल, आप एक भाषा में समझ लो कि जो एक ग्रुप के लोग होते हैं ना, जिनका एक चीज पे बिलीव होता है, उनका बिलीव आप डिफरेंट नहीं कर सकते हो, उसको बोलेंगे हम एथनिक ग्रुप। अब इसी में एथनिक ग्रुप में देख लो, यहाँ पे दोनों अलग अलग ग्रुप थे, एक फ्रेंच बोलने वाला था, एक डच बोलने वाला था, तो दोनों अलग अलग हो गए यहाँ पे। जबकि यहाँ पे देखो, ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जिनका बिलीव जो है वो कॉमन होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं थर्ड रीजन। नीचे में ना एनसीईआरटी देखोगे, यहाँ पे मैप वगैरह भी दिया हुआ है, तो मैप आप लोग को दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ। ठीक है, मैप दिखाने के लिए आपको दिखना पड़ेगा यहाँ पे कि एक मैप है बेल्जियम का, यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, बेल्जियम। आपको देखना ये है कि ये जो रेड रीजन है ना आपका, वो वलोनिया रीजन है। कौन सा रीजन है? वलोनिया। वलोनिया में कौन रहते थे? फ्रेंच वाले। और ये जो आपका पीला वाला रीजन है, ये आपका डच वाला रीजन है। जो कौन सा रीजन था? कौन सा रीजन था? फ्लेमिश रीजन था। और यहाँ पे जो देख रहे हो ना एक कलर, वो है हमारा कैपिटल सिटी ब्रुसेल। क्या है? कैपिटल सिटी ब्रुसेल। एक सेकंड, कलर, कैपिटल सिटी ब्रुसेल। ठीक है, ब्रुसेल, ब्रुसेल में तो बिल्कुल अलग था हमारे पास। अ, देखोगे ये 80% वहाँ पे फ्रेंच रहते थे और 20% डच। जो कंट्री में मेजोरिटी थे, यहाँ पे माइनॉरिटी में आ गए थे। ठीक है, तो आपको कोशिश क्या करना है, यहाँ पे देखते रहना है और समझते रहना है। ठीक है, बस अपनी आंखों को खुले रखना। अगर मोबाइल आपके पास है तो आप बस फोन को देखते रहो। ठीक है, अगर आप बुक लेके बैठे हुए हो तो बुक में अंडरलाइन और हाईलाइट करते रहो। ठीक है, जनरली आपको करना बस यही है यहाँ पे। ठीक, अब देखो टेंशन वहां पे बढ़ा क्यों? दो ग्रुप रहते थे, ठीक है भाई, रहते थे। डच भी रहने वाला है, फ्रेंच भी रहने वाला है, क्या दिक्कत है? लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये था कि जो कंट्री में माइनॉरिटी फ्रेंच का स्पीकिंग बोलने वाले लोग थे, वो बहुत ज्यादा रिच और पावरफुल थे। मतलब उनके पास बहुत ज्यादा पैसा और पावर था। ठीक है, और यही वजह है कि वहाँ के जो डच बोलने वाले लोग थे, वो उनसे परेशान थे। अब जनरली ये देखो, ये होता है ना कि कंट्री में जिनका पॉपुलेशन ज्यादा है, वो चाहते हैं कि हमारे पास ज्यादा पैसा हो, हमारे पास ज्यादा रिसोर्सेस हो। लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल उल्टा हो रहा था। जो कंट्री में हमारे पास फ्रेंच थे माइनॉरिटी में, उन्हीं के पास ज्यादा पैसा और ज्यादा पावर है। तो डच वाले को ये बात खराब लग गई। इसी खराब लगने की वजह से ना वहाँ पे ना 1950 और 1960 के बीच में ना टेंशन क्रिएट हो गया। किसके किसके बीच में? डच स्पीकिंग के बीच में और फ्रेंच स्पीकिंग के बीच में। ठीक है, टेंशन जब क्रिएट हो गया, तो जब टेंशन क्रिएट हो जाएगा तो हो सकता है कि वहां पे युद्ध हो जाए। ठीक है, जब दो ग्रुप के बीच में युद्ध होता है तो कंट्री में अनस्टेबिलिटी आती है। तो ये एक यूरोपियन नेशन है, आपका पता होना चाहिए, बेल्जियम। और यूरोप वैसे ही बहुत ज्यादा शांत जगह माना जाता है, तो सॉरी, अशांत जगह माना जाता है। मैं यूरोप का यहाँ पे तारीफ नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं एशिया का हूँ। लेट इट बी यार। चलो आते हैं टॉपिक पर। अब देखो 1950 और 1960 के बीच में ना डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में ना मतलब मतभेद हो गया। अब जैसे ही मतभेद होगा, आप लोग को आइडिया होगा कि दोनों के बीच में कुछ फाइट वगैरह होगी। ठीक है, दोनों पॉइंट के बीच में फाइट होगी कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। गवर्नमेंट बनाने में दिक्कत होगा। ठीक है, गवर्नमेंट किसी एक का बन गया तो वो दूसरे को नहीं देखेगा। ठीक है, जैसे डच अपने मेजोरिटी को यूज करते हुए अगर अपना गवर्नमेंट बना लिया, तो माइनॉरिटी में जो फ्रेंच है, उनका कोई भी बात सुना नहीं जाएगा। जबकि गवर्नमेंट सबके लिए होती है। ठीक है, हुआ क्या वहां पे कि ये प्रॉब्लम जो है 1950 और 1960 के बीच में बहुत ज्यादा एक्यूट हो गई थी, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और मेन जो प्रॉब्लम था ना वहां पे, वो उसके कैपिटल सिटी ब्रुसेल का था। ब्रुसेल एक बहुत ज्यादा अलग जगह है मानने के लिए, अगर इस स्टोरी के हिसाब से माने तो। ठीक है, जहाँ पे जो कंट्री में मेजोरिटी में थे, वो ब्रुसेल में क्या थे? कैपिटल सिटी ब्रुसेल में क्या थे? माइनॉरिटी में। जो कंट्री में माइनॉरिटी में थे, वो कैपिटल सिटी में क्या थे? मेजोरिटी में। तो वो वैसे ही एक्यूट प्रॉब्लम बनाने के लिए ये बिल्कुल अपने आप को तैयार बैठा हुआ था। ठीक है, वही बातें यहाँ पे लिखी गई है कि ब्रुसेल प्रेजेंट कर रहा था स्पेशल प्रॉब्लम। रीजन क्या था? क्योंकि डच स्पीकिंग पीपुल जो थे वहाँ पे मेजोरिटी में थे, जबकि कंट्री में क्या थे? वो माइनॉरिटी में।
ठीक है, सॉरी, कंट्री में कैपिटल में माइनॉरिटी में था। ठीक है, कैपिटल में क्या थे, माइनॉरिटी में थे। ठीक है, ये हमारा एक मैप है। बोर्ड पेपर में ऐसे मैप से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपको बस बता देगा, यहाँ पे पॉइंट लिख देगा ए, और पूछेगा कि ये ए पॉइंट किसको दर्शा रहा है या फिर शो ऑफ कर रहा है। तो आपको बोलना होगा कि ये जो ए पॉइंट है ना, वो किसको शो ऑफ कर रहा है, ब्रुसेल को। ब्रुसेल क्या है, कैपिटल सिटी है किसका, बेल्जियम का। ठीक है, नीचे यहाँ पे ना एक और रीजन दिया गया है, ये देख रहे होगे यहाँ पे, ये इस कलर का, जहाँ पे जर्मन स्पीकिंग पीपल्स है। आप अगर रेशियो भी देखो तो हमारे पास 59% डच है। ठीक है, 59% हमारे पास क्या है, डच है। 40% हमारे पास क्या है, फ्रेंच है। तो रिमेनिंग 1% जो है ना, वो जर्मन स्पीकर थे। वही जर्मन स्पीकर को दिखाए हुए एक रीजन में, जिसका कोई उतना मतलब नहीं है, बट एज अगर मैप में दिया हुआ है तो आप लोग को जानना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। ठीक है, अब देखो, वहाँ का गवर्नमेंट ना बहुत समझदार है। गवर्नमेंट छोड़ो, वहाँ का लोग भी बहुत ज्यादा, पीपल भी बहुत ज्यादा समझदार रहते हैं। उन्होंने इस प्रॉब्लम का ना बहुत शानदार सॉल्यूशन निकाला, मतलब ऐसा सॉल्यूशन निकाला कि उसके बाद से ना आज तक वहां पे कोई भी कन्फ्लिक्ट या फिर टेंशन क्रिएट नहीं हुई है। अब देखते हैं वहां पे सॉल्यूशन निकला क्या। सबसे पहला, हुआ कब था ये टेंशन, तो 1950 और 1960 के बीच में। तो 1970 से लेके 1993 के बीच में, मतलब 1970 से लेके 1993 के बीच में, उन्होंने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन को ना चार बार कितने टाइम्स, 4 टाइम्स अमेंड किया, मतलब चेंज किया। ठीक है, और वो अमेंडमेंट क्या था, अमेंडमेंट इसलिए था क्योंकि वहां के लोग एक साथ एक कंट्री में सही तरीके से रह पाए। ठीक है, दूसरा, अब 4 टाइम चेंज किया है, ठीक है, 4 टाइम्स चेंज किया है, तो कुछ अच्छा पॉइंट लिखा होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे लोग जो रहते थे वो अब स्टेबल तरीके से रह पाए। ठीक है, कंट्री में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, डच स्पीकिंग को फ्रेंच से ना हो, फ्रेंच स्पीकिंग को डच से ना हो। ठीक है, उसी बात को यहाँ पे फिर से लिखा गया है। हाँ, अब देखो, जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन था ना, वो क्या प्रिस्क्राइब कर रहा था कि नंबर ऑफ डच एंड नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स सेल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास दो गवर्नमेंट होते हैं। इवनली आपको आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास तीन गवर्नमेंट होते हैं। ठीक है, क्लास 8 9th में पढ़ के आए होंगे कि हमारे पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, दूसरा हमारे पास एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, और तीसरा एक हमारे पास लोकल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, तो बोला जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है एज कंपैरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि उनके पास सब्जेक्ट वगैरह ज़्यादा होती है जिसपे वो कानून बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट जो ये लिखा हुआ है कि हमारे पास जो डच है ना, और हमारे पास जो फ्रेंच है, इनका जो मिनिस्टर्स था, मतलब जो डच बोलने वाले मिनिस्टर होंगे, जो फ्रेंच बोलने वाले मिनिस्टर होंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में ना इक्वल अमाउंट या फिर इक्वल नंबर में बैठेंगे। ठीक है, दूसरा, अच्छा, ये किया क्यों गया, ये बात आपको लिखना होगा यहाँ से, कि ऐसा इसीलिए किया गया कि क्योंकि हमारे पास एक सिंगल कम्युनिटी जो है ना, वो हमारा कानून यूनिलैटरली, मतलब अकेला ना बना पाए। ठीक है, अकेला ना बना पाए, यूनिलैटरली अकेला ना बना पाए। दूसरा पॉइंट जो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करके लिखा, ठीक है, वो ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत सारा पावर को किसको दे दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया। किसको दे दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया। ये रहा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका बहुत सारा पावर लेके किसको दे दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, और लिखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, आर नॉट सब ऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जनरली ये होता है ना कि स्टेट गवर्नमेंट को कोई काम करना होता है तो वो सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट को ये बात चीज बतला देती है, लेकिन अब जो है वो सब ऑर्डिनेट नहीं रह गया। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सब ऑर्डिनेट स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, वो अपने मन के मुताबिक काम कर सकता है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेडरल कंट्री, फेडरल सिस्टम। ठीक, अब आ गया हमारा कैपिटल सिटी ब्रुसेल। ब्रुसेल जो था उसमें तो आप लोग को पता होना चाहिए कि टेंशन ही बिल्कुल अलग था, रीजन तो आप लोग को लास्ट टाइम बता दिया गया। अब वहां पे क्या किया गया कि वहां पे एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई, मतलब हमारा पूरे कंट्री का गवर्नमेंट अलग है, लेकिन वहाँ का जो कैपिटल सिटी है ब्रुसेल, उसका गवर्नमेंट अलग होगा। और वहां पे इक्वल कर दिया गया किस चीज को, बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब मतलब डच के भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होंगे और फ्रेंच के भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होंगे।
और इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए बताओ फ्रेंच लोग क्यों मान गए हमारी ये बात को? क्योंकि डच वाले मान गए थे कंट्री में इक्वल मिनिस्टर्स के लिए। देखो यहाँ पे इक्वल मिनिस्टर्स बैठाए थे ना, इसीलिए वो लोग भी मान गए कि हमारे पास इक्वल कम्युनिटी के नंबर्स होने चाहिए। कहाँ पे? कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में। ठीक है, वही बातें यहाँ पे लिखी गई है कि फ्रेंच स्पीकिंग जो पीपल है वो एक्सेप्ट कर गए इस इक्वल रिप्रेजेंटेशन को। रीजन क्या था? क्योंकि ब्रुसेल जो है, डच स्पीकिंग पीपल जो है वो एक्सेप्ट कर गए थे इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट में डच मान गया, यही देखते देखते कैपिटल सिटी में फ्रेंच वाले मान गए। अब दोनों जगह प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। और चौथा, दो हमारे पास 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है? ध्यान से देखना, पहला पॉइंट क्या है कि हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल नंबर ऑफ क्या होने चाहिए? मिनिस्टर्स होना चाहिए दोनों कम्युनिटी के, मतलब फ्रेंच वाले भी और डच वाले भी। ठीक, ताकि कोई अकेला कानून ना बना सके। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर लेके किसको दे दिया गया? स्टेट गवर्नमेंट को। तीसरा, वहाँ जो कैपिटल सिटी था ब्रुसेल, वहाँ पे अगर देखोगे तो वहाँ पे फ्रेंच वाले एक्सेप्ट कर लिए कि वहाँ पे एक सेपरेट गवर्नमेंट होना चाहिए, सबसे पहली बात। और उसमें भी इक्वल नंबर ऑफ क्या होना चाहिए? रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। किस चीज का? फ्रेंच स्पीकिंग का और डच स्पीकिंग का, फ्रेंच स्पीकिंग का और डच स्पीकिंग का। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स आपको एकोमोडेशन इन बेल्जियम में ध्यान में रखना है। चौथा पॉइंट आपको यहाँ पे ये देखना है कि इन सब के अलावा उन्होंने एक बहुत बेहतरीन काम किया, और वो बेहतरीन काम था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया। अगर एग्जाम्पल के तौर पे लिखा जाए, इंडिया का एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट है। उस लोकल गवर्नमेंट का नाम यहाँ पे क्या रखा गया है? थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। और उसका नाम क्या रखा गया? कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है ना, उसको इलेक्ट करते थे वहाँ के लोग। ठीक है, और इनका जो मेन मोटिव होता है, मतलब इनका जो मेन काम था, वो ये था कि कोई भी लोग यहाँ पे इस वजह से लड़ाई या फिर कोई भी कन्फ्लिक्ट ना हो, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे कन्फ्लिक्ट ना हो, कल्चर के बेसिस पे कन्फ्लिक्ट ना हो। मेन आपका लैंग्वेज था। ठीक है, उनके बीच में अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो उसको सॉल्व करने का काम कौन करता था? कम्युनिटी गवर्नमेंट। डन। ये रहा हमारा यूरोपियन पार्लियामेंट, कंट्री बेल्जियम के ब्रुसेल कैपिटल में। ठीक है, देखो कितना शानदार लग रहा है। इतना ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होने के बाद भी यूरोपियन नेशन जैसा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन अपना बिल्डिंग बना के रखा है। कहाँ पे? ब्रुसेल में। एक पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि ब्रुसेल जो है ना, वो चूज किया गया था हेड क्वार्टर के लिए। किस चीज़ के हेड क्वार्टर के लिए? तो यूरोपियन नेशन के लिए। ठीक है, ये समझ में आ गया? आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। टेक इट। देखो दोस्त, अभी ना हम लोगों ने पढ़ा बेल्जियम के बारे में, बेल्जियम का प्रॉब्लम समझ लिया। अब आते हैं हमारे पास एक और कंट्री है श्रीलंका, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्क्राइब किया था। अब एक कंट्री है हमारे पास श्रीलंका। श्रीलंका का भी सिमिलर टाइप का ही प्रॉब्लम था। जैसे वहां पे आपने देखा होगा कि श्रीलंका, बेल्जियम में दो कम्युनिटी थे, फ्रेंच और डच बोलने वाले। यहाँ भी सिमिलर दो थे, लेकिन यहाँ पे बोलने वाले जो थे वो क्या थे? एक थे सिन्हालाज और दूसरा था तमिल। ठीक है, एक था सिन्हालाज और दूसरा था तमिल। ठीक। हम्म, अब देखो श्रीलंका में भी सिमिलर प्रॉब्लम, यहाँ भी कुछ परसेंटेज ऑफ सिन्हालाज थे। ठीक है, 74%। और कुछ परसेंटेज ऑफ तमिल थे। ठीक है, 18%। अब देखो इनके बीच में भी कन्फ्लिक्ट हो गया, सिन्हालाज और तमिल के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया। सिमिलर कन्फ्लिक्ट कहाँ था? बेल्जियम वाले केस में हम लोग पढ़ चुके हैं।
वैसा ही कन्फ्लिक्ट कहाँ हुआ है? श्रीलंका में। अब ये कन्फ्लिक्ट था क्या, वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे कंट्री को इंग्लैंड ने क्या किया था, गुलाम बनाया था, ठीक है। तो वहां से वो लोग क्या करते थे ना कि लेबर को क्या करते थे, माइग्रेट करवाते थे, वर्कर्स को। तो जब वो इंडिया और श्रीलंका दोनों को क्या कर रखे रखे हुए थे, गुलाम बना के रखे हुए थे, ठीक है, रूल करते थे जब दोनों कंट्री पे, तो इंडिया से वर्कर्स उठा के ले जाते थे कहाँ पे? श्रीलंका में। अब कंट्री तो इंडिपेंडेंट हो गया, लेकिन जो वर्कर्स वहां पे रहने लगे वो तो वहीं पे रहेंगे। तो उनका लैंग्वेज तो यहाँ पे क्या था, तमिल ही रह गया। और जो वहाँ के नेटिव्स थे जिनका नाम क्या था, सिन्हालाज, वो जनरली कौन से का रिलीजन से बिलोंग करते थे? वो बुद्धिज्म रिलीजन से बिलोंग करते थे, ठीक है। और जो तमिल थे ये जनरली हिंदू भी थे, मुस्लिम्स भी थे, और इवनली कुछ क्रिश्चियंस भी थे, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ, कन्फ्लिक्ट क्या था वो बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक कंट्री है श्रीलंका, उसमें दो कम्युनिटी थे, सिन्हालाज और तमिल। उनके बीच में कुछ परसेंटेज दिया गया होगा, ठीक है, आपके बुक में, ठीक। उनका कुछ रिलीजन के वगैरह के बारे में बताया हुआ है, और वहां पे भी ना कुछ एथनिक कंपोजिशन कुछ इसी तरह का था। एथनिक कंपोजिशन कुछ इसी तरह का था, जिस तरह का मैंने आपको अभी बताया है, कुछ 74% का रेशियो और 18% का रेशियो। आप अगर बेल्जियम का केस अगर याद करोगे तो वहाँ पे एथनिक डिवीजन कुछ अलग था, 59 और 40 का रेशियो था, बट यहाँ पे कुछ अलग है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हमारे पास। श्रीलंका जो है ना वो 1948 में हमारे पास इंडिपेंडेंट होके आया, ठीक है। किससे इंडिपेंडेंट हुआ था? इंग्लैंड से ही हुआ था, ठीक है। वहाँ का जो लीडर था ना वो सिन्हालाज कम्युनिटी साउ टू सेक्योर डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। देखो, कंट्री में होना ये चाहिए जनरली कि जो गवर्नमेंट आते हैं वो सबके वेलफेयर के लिए काम करे, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करे। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर कास्ट के लिए काम कर रहे हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर रिलीजन के लिए काम कर रहे हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज वाले के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि उनका परसेंटेज ज्यादा था, 74%, तो उन्होंने अपना गवर्नमेंट बनाया बाय डेमोक्रेसी, वोटिंग करके। और वहां पे ना सिन्हालाज सुप्रीमेसी को क्या किया, स्टेब्लिश किया। किसको किया? सिन्हालाज सुप्रीमेसी को स्टेब्लिश किया, मतलब सिन्हाला जो है वो अब सर्वप्रिय होगा उस कंट्री में, ठीक है। अब कुछ कुछ काम किए उन्होंने अपने कम्युनिटी के लिए ना, कुछ कुछ काम किए, जैसे कि 1956 में, हम देखो कंट्री आजाद हुआ हमारा 1948 में, 1956 में पहला काम जो उन्होंने किया वो ये बोल दिया कि सिन्हाला जो है ना वो श्रीलंका का क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज। जबकि देखोगे इंडिया में अभी तक कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, हमारे पास हिंदी तक को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया गया। रीजन ये है कि हमारा कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक है, किसी की भावना को हम आहत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किया गया, रीजन क्या था? क्योंकि यहाँ पे क्या था, सिन्हालाज का सुप्रीमेसी दिखाया गया, ठीक है। तो पहला काम इन्होंने क्या किया कि 1956 में एक एक्ट लाया पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में एक्ट लाने के बाद पहला काम जो किया है वो सिन्हालाज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया है कंट्री का। दूसरा, वहाँ के जो गवर्नमेंट थे ना वो एक ऐसा पॉलिसी को फेवर करते थे जिस पॉलिसी के अंतर्गत सिन्हालाज को ही बस क्या मिलता था, सिन्हालाज एप्लीकेंट्स को ही यूनिवर्सिटीज में पोजीशन मिलते थे या फिर गवर्नमेंट में जॉब मिलती थी, ठीक है। यूनिवर्सिटीज में पोजीशन मतलब बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में बस सिन्हाला स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। या फिर गवर्नमेंट जॉब बस सिन्हालाज को दिया जा रहा है। जो तमिल है उसको डिसरिगार्ड किया जा रहा है, मतलब उनको दरकिनार किया जा रहा है, देखा नहीं जा रहा है। तीसरा काम इन्होंने जो क्या किया, ये सिन्हालाज का काम आप पॉइंट में याद रख सकते हो। पहला काम उन्होंने क्या किया है कि सिन्हालाज सुप्रीमेसी स्टैब्लिश किया। दूसरा काम उन्होंने क्या किया कि 1956 में एक एक्ट पास आउट किया, जिस एक्ट में क्या लिखा हुआ था कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगा सिन्हालाज का, सिन्हाला ही होगा श्रीलंका का। तीसरा काम उन्होंने जो किया है वो ये है कि गवर्नमेंट जॉब में या फिर यूनिवर्सिटी के सीट में बस किसको पोजीशन मिलेगा, सिन्हालाज एप्लीकेंट्स को। चौथा काम उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा सिस्टम को इस्टेब्लिश किया जहां पे बस बुद्धिज्म को बस फेवर किया जा रहा था। बुद्धिज्म कौन से लोग थे? जो सिन्हालाज बोलते थे जनरली, ठीक है। तो अपने लिए बहुत बहुत सारे फेवर्स इन्होंने करना शुरू कर दिया। दूसरे जो कम्युनिटी थे उनका बिल्कुल ख्याल नहीं रखा और उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया। अब ऐसे में जब आप किसी कम्युनिटी को नाराज करोगे, ठीक है, बस अपना फेवर देखोगे, तो जनरली हो यही होता है कि वो आपके खिलाफ विद्रोह करेंगे, और हो सकता है कि कंट्री में सिविल वॉर हो जाए, ठीक है। बिल्कुल वही काम हुआ।
कि श्रीलंकन जो तमिल थे ना, श्रीलंकन तमिल, वो एक पार्टी लॉन्च की है, ठीक है। स्ट्रगल टू रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया, एक पार्टी लॉन्च किया उनके अगेंस्ट में। और उसका जो सबसे पहला मोटिव था वो यही था, जैसे उन्होंने सिल्हाला को क्या किया था, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था, वैसे ही ये तमिल को क्या बनाना चाह रहे थे वहाँ का, ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक। दूसरा पॉइंट उन्होंने रखा अपने पार्टी बनाने के फॉर्मेशन के बाद, कि जैसे सिन्हालाज को जॉब मिल रही है, यूनिवर्सिटीज में पोजीशन मिल रहा है, तो इन्होंने इक्वालिटी की मांग की, ठीक है। और इनको भी अपॉर्चुनिटी चाहिए था किस चीज में, एजुकेशन और जॉब में। मतलब उनके लिए ये पॉइंट कंप्लीट करने के लिए ये ऐसे ऐसे काम करने के लिए बोल रहे थे, ठीक है। तीसरा जब आप देखोगे ना, इनका डिमांड क्या था, वो ये था कि तमिल को जितनी बार डिनाइड किया जा रहा है, ठीक है, खत्म किया जा रहा है सिन्हालाज के द्वारा, ये बोल के कि हमारा सिन्हालाज का सुपरमेसी है, हमारा पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है। इन सबको कम करते हुए इन्होंने बोला कि उसको कम करते हुए आप हमको क्या कीजिए, एक ऑटोनोमस पावर दीजिए या फिर एक प्रोविंस दीजिए, जिसमें हमारा जहाँ पे हम बहुत आसानी से रह पाए, वहाँ पे हमारे पास गवर्नमेंट जॉब भी हो, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी भी हो एजुकेशन के लिए, ठीक। चौथा पॉइंट यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि 90s 80s के दौरान जब इनकी मांगे पूरी नहीं की जा रही थी सिन्हालाज के द्वारा, तो इन्होंने क्या किया कि बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। अब ये सारे ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों यूनाइटेड नेशन के द्वारा बताया जाता है कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। कैसा है, टेरर है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा इनके बनाया गया हुआ जितना भी ऑर्गेनाइजेशन था ना, उनको टेरर घोषित किया गया, ठीक। और ये जो सारे ऑर्गेनाइजेशन थे ना, वो डिमांड कर रहे थे एक इंडिपेंडेंट तमिल एलम की, मतलब एक स्टेट की डिमांड कर रहे थे। जैसे आप श्रीलंका का मैप देखो तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो हमारा ऑरेंज वाला पार्ट है ना, वो तमिल वाला है, ठीक है। तो ये डिमांड कर रहे थे ना, इसको एक अलग कंट्री बना दो, ठीक है, जो पॉसिबल नहीं था। और आप अगर हिस्ट्री में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते होगे तो आपको आइडिया होना चाहिए कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे, राजीव गांधी थे, इनको मारने वाला जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था वो यही था, कहाँ गया, एक सेकंड। हाँ, यही था जो हमारे पास तमिल का एक बनाया हुआ ग्रुप था। देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। इसी में से एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के पास ये जिम्मेदारी गई थी कि आप पीएम राजीव गांधी का हत्या करे या फिर मारे उन्हें, ठीक है। राजीव गांधी को मारने के पीछे इनका कोई और उद्देश्य था, रीजन कुछ और था, वो बातें आपकी नहीं है बुक में, ठीक है। ये इनका 4 डिमांड आपको पता चल गया, ठीक है। पहला डिमांड क्या था कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाइए। दूसरा डिमांड क्या था, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन जॉब और एजुकेशन। तीसरा डिमांड कि हमें बार बार डिनाई किया जा रहा है हमारे डिमांड्स को, तो हमको एक इक्वल प्रोविंसेस दिया जाए, ऑटोनोमस पावर दिया जाए, ताकि हम अपने डिमांड को रख सके। चौथा क्या था कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया गया, और इनका एक डिमांड था कि तमिल एलम, मतलब तमिल का एक स्टेट मुझे चाहिए और न्यू कंट्री का फॉर्मेशन करना है। ये यहाँ पे मैप है आपको श्रीलंका का, वो आप देख सकते हो, ठीक है। ये श्रीलंका का कैपिटल सिटी है जिसका नाम कोलंबो है। यही मैप है। आप क्वेश्चन एक दो आ सकता है जनरली मैप का। अब देखो इन सब बीच में हुआ क्या श्रीलंका में, जब दोनों कम्युनिटी के बीच में वहां पे लड़ाई शुरू हुई, तो जनरल सी बात है कि वहां पे सिविल वॉर जैसा सिचुएशन आ जाएगा, ठीक है। सिविल वॉर जैसा सिचुएशन आ जाएगा। वही बातें यहाँ पे लिखी गई है कि जो डिस्ट्रक्शन हुई है दो कंट्री के बीच में, जो पूरे कंट्री में फैल गई बहुत जल्दी देखते देखते, वो किस चीज का डिमांड फॉर्मेशन कर दिया, सिविल वॉर का। अब जैसे ही कंट्री में सिविल वॉर होती है ना दोस्तों, तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम, वहाँ का जॉब अपॉर्चुनिटी, वहाँ का जो इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे आप आसानी से रह नहीं पाओगे। तो श्रीलंका में जो स्थिति था ना, वहाँ का सिचुएशन था, वो बहुत ज्यादा धीरे धीरे खराब हो गया, ठीक है। बहुत सारे फैमिलीज वहाँ पे मारे गए सिविल वॉर के दौरान। बहुत सारा फैमिली ऐसा था जो वहाँ से मूव ऑन कर गया, ठीक है, दूसरे शहर की दूसरे कंट्री की तरफ। वही सारी बातें यहाँ पे हैं। एज अ रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल ऑन द बोथ ऑफ द कम्युनिटी हैव बीन किल्ड। जिसको जहाँ पे जो मिला वो उन्हें मार दिया। सिन्हालाज को अगर तमिल मिलते थे वो मार देते थे, तमिल को अगर सिन्हालाज मिलते थे वो मार देते थे। बहुत सारे फैमिली ऐसे थे जिनको कंट्री में ही रिफ्यूजी बन के रहना पड़ा। और बहुत सारे ऐसे थे जो जिन्होंने क्या किया, अपना लाइवलीहुड खो दिया, मतलब रहने के लिए घर खो दिया, और अपने जॉब को खो दिया, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारा परेशानी झेलना पड़ा। दोस्तों ये हमारा पार्ट 1 था।
ठीक है, इस चैप्टर का ये हमारा पार्ट 1 है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारे पास पावर शेयरिंग करना ज़रूरी क्यों है। जैसे हम लोगों ने देखा कि बेल्जियम के केस में पावर शेयरिंग कैसे एफिशिएंट था, वर्क कर गया। यहाँ पे देखें कि एक पावर जो है ना एक तरफ रखा गया, जिसकी वजह से पावर इकट्ठा रहा और कुछ कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे श्रीलंका कंट्री में आई। तो ये हमारा पार्ट 1 था। जनरली पार्ट 2 में देखेंगे कि पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है। ठीक है, और मॉडर्न पीरियड में ना पावर शेयरिंग के टाइप्स देखेंगे। ठीक है, मॉडर्न पीरियड में पावर शेयरिंग के टाइप्स देखेंगे, जो 4 हैं जनरली। और जनरली देखोगे आप लोग, अगर बोर्ड पेपर देखोगे, ठीक है, तो वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। अगर एक दो क्वेश्चंस आया तो आप लोगों को कहानी पता ही है। आपका राइटिंग स्किल अच्छा है इंग्लिश में, तो आप लोग आसानी से लिख सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, तो यहीं पे इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। ठीक है, और जल्द ही इस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए पार्ट 2 ले आएंगे। थैंक यू।